हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम क्लास 9th के साइंस में चैप्टर 1 के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। चैप्टर्स आप लोगों ने पहले पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन आंसर्स के देख लिए हैं, साथ ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिए। ठीक है, सब कुछ चीज़ें हमने बहुत अच्छे से पढ़ ली हैं। इसके बाद बारी आती है अब कि कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे, उनके बारे में बात करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है आपका? मैटर इन अवर सराउंडिंग, यानी हमारे आसपास के पदार्थ। जितनी भी चीज़ें हमें अपने आसपास फील होती हैं, जिन्हें हम देख पाते हैं, जिन्हें हम टच कर पाते हैं, छू पाते हैं, वो सारी वस्तुएं आपकी पदार्थ के अंतर्गत आती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ मास होता है, यानी कि द्रव्यमान। साथ ही साथ वो इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ ना कुछ स्पेस यानी कि स्थान घेर रही होती है। तो जो भी वस्तु आपका स्थान घेरेगी या उसमें द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान फील करेंगे आप, तो वो वस्तु क्या होगी? आपकी पदार्थ कहलाएगी। ठीक है ना? तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, जिनको मैंने क्या कहा कि आप उनको स्मेल कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस जिन्हें आप कर सकते हैं, वो सारी पदार्थ की श्रेणी में आएंगी। ओके, चलिए। मैटर इन अवर सराउंडिंग, एनीथिंग दैट हैज मास, कोई भी वस्तु जिसमें क्या है? द्रव्यमान है। एंड टेक्स अप स्पेस इज रेफर टू एज मैटर, और क्या करती है? स्थान घेरती है, उसको क्या कहा जाएगा? पदार्थ कहा जाएगा। ओके, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, शुगर, सैंड, एयर एंड वाटर एक्सेट्रा, ये सारी क्या है आपकी? ये सारे पदार्थ के अंतर्गत आएंगे, वो कह रहे हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इनको आप फील कर सकते हैं, यानी रिएक्शन में आप देख सकते हैं, ये इनमें मास भी होगा यानी द्रव्यमान होगा, स्थान ये कहीं पर ऑक्यूपाई करेंगी यानी कि घेरेंगी, तो ये किस श्रेणी में आ रही है? पदार्थ की श्रेणी में आ रही है। ओके, इसके अलावा शुगर हो गया यानी कि चीनी, सैंड यानी कि रेत, एयर यानी कि हवा, वाटर यानी कि जल। ओके, ये सारी चीजें क्या करती हैं? इनमें बच्चे, इनमें मास भी होता है यानी द्रव्यमान, इनमें मास, इसमें द्रव्यमान भी होता है, एंड टेक्स अप स्पेस यानी कि स्थान घेरती है, आयतन आप बोल सकते हो, वॉल्यूम। ओके, तो ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होगा, यानी कि आप उसको वेइंग मशीन जो होती है उसमें रखेंगे तो उसका कुछ ना कुछ क्या आएगा? मास आएगा। साथ ही अगर आप उसको इस पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी रख रहे हैं तो वो स्पेस को कवर कर रही है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? वो आपकी मैटर हो जाएगी। मैटर यानी कि पदार्थ। ओके, ड्यू टू द स्पेस बिटवीन देम मैटर पार्टिकल आर अट्रैक्टेड टू वन अनदर। कोई भी मैटर है, कोई भी पदार्थ है आपका, वो क्या होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। अगर मैं इस पेन की बात करूं तो इसके आप टुकड़े करते जाएंगे तो इसके आपको छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे, यानी कि ये छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के बना हुआ। क्लियर है इतना? कोई भी पदार्थ जो आपके आसपास है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ। तो जब हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई पदार्थ है, ये सपोज कोई क्या है बच्चे? ये पदार्थ है यानी कि मैटर। ये किससे मिलकर के बना हुआ है? ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है, पार्टिकल से मिलकर के। ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। इन कणों के बीच में क्या होता है? इन कणों के बीच में आपका रिक्त स्थान होता है। ये कणों के बीच में क्या है? रिक्त स्थान। क्या होता है? रिक्त स्थान।
और कोई भी जो दो कण होंगे वो आपस में एक बल के द्वारा जुड़े हुए होंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर दो कणों के बीच में एक एक कण है आपका, एक एक कण है, किन्हीं भी दो कणों के बीच में या जितने भी आपके कण हैं उन सब के बीच में ये कण इससे भी जुड़ रहा है, इससे भी जुड़ रहा है, इससे भी जुड़ेगा, यहाँ कोई और कण होगा उससे भी जुड़ेगा। तो कण जो हैं, जो आप जिनको पार्टिकल्स बोल रहे हैं, वो आपस में किससे जुड़े हुए हैं, बलों से जुड़े हुए हैं। और वो बल कैसे हैं, आकर्षण के बल हैं, यानी ये कण एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं। तो किस प्रकार का आकर्षण का बल यहाँ पर कणों के मध्य कार्य कर रहा है। ओके, तो इसको क्या कहा जाता है बच्चे, क्योंकि ये कणों के मध्य लग रहा है तो हम इसको कहते हैं अंतर आणविक बल और अंतरा आणविक आकर्षण बल, क्योंकि ये दो कणों के मध्य लग रहा है और दो मॉलिक्यूल्स के मध्य लग सकता है। और क्या कहते हैं, अंतर आणविक स्थान कहते हैं, ठीक है, स्थान के केस में। तो इतना क्लियर है कि कोई भी पदार्थ है, अगर मैं इस पदार्थ की बात कर रही हूं, ये पदार्थ है ना, क्यों, क्योंकि इसमें द्रव्यमान है, साथ ही साथ ये अगर हम इसको कहीं पर रख दें तो ये एक स्थान भी कवर कर रहा है। तो ये क्या है, आपका पदार्थ है। इस पदार्थ के छोटे छोटे कण होंगे और उन कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाएगा, ठीक है। और दूसरा, वो कण आपस में आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है, ये पदार्थ की आपकी प्रॉपर्टीज हैं, उसके गुण हैं, और उसके आधार पर अब एक रिक्त स्थान के आधार पर और आकर्षण बलों के आधार पर हम पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं दें, ठीक है। क्या कहा गया, इस रिक्त स्थान के आधार पर और जो आकर्षण बल उन कणों के मध्य में है, इन दोनों के आधार पर हम क्या करते हैं, पदार्थ को अलग अलग तरह से क्लासिफाई करते हैं या अलग अलग स्टेट में हम उसको देखते हैं। तो वो उसकी भौतिक अवस्थाएं कहना। क्लियर है, इतना नोट करेंगे, इसके बाद आगे देखेंगे। चलिए, स्टेट ऑफ मैटर, किसकी बात की हमने, पदार्थ की अवस्थाओं की बात की। Matter can be classified as solid, liquid and gas on the basis of interparticle forces and the arrangement of particles. सबसे पहले पदार्थ की कितनी अवस्थाएं बताई गई बच्चे, पदार्थ की बताई गई 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। ये 3 पदार्थ की अवस्थाएं हैं, ठीक है। और हमने क्या कहा था, इससे पहले हमने कहा था इस रिक्त स्थान जो कि उस पदार्थ के कणों के मध्य है और वो आकर्षण बल जो वहां पर पाया जा रहा है, इसके आधार पर हम अवस्थाओं को क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, ठीक है। तो इन्हीं को ध्यान में रखना है। तो हमने कहा कोई हमारे पास एक क्या है, ठोस पदार्थ है, एक हमारे पास द्रव है, पदार्थ है तीनों, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है, गैस है। अब क्या देखना है, सबसे पहले हम रिक्त स्थान की बात करेंगे। जब हम ठोसों की बात करते हैं तो ठोसों में जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि जो कण होंगे वो बहुत पास पास सटे हुए होंगे। ओके, चलिए, तो कणों के मध्य में रिक्त स्थान बहुत कम होता है। और ये कम रिक्त स्थान आप ऐसे देख सकते हैं कि आपके पास चेयर, टेबल और कोई भी आपके पास नोटबुक होगी सॉलिड स्टेट में जो आपको दिख रही है ठोस अवस्था में, तो आप क्या करेंगे, उसको प्रेस करके देखिए, क्या वह कंप्रेस होता है, संपीडिता का गुण है उसमें ठोस में, तो नहीं देखने को मिलेगा। संपीडिता का गुण क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पर कण आपस में टाइटली बॉन्डेड हैं या उनके बीच में जगह नहीं है कि आप उनको दबाएं और उनकी जगह को परिवर्तित कर सकते हैं।
अगर यहाँ पर इस प्रकार से दो कण है किसी बॉक्स में और इनके बीच में स्पेस है, तो आप इनको कंप्रेस करके इनका आकार छोटा कर सकते हो और दोनों कणों को पास पास ला सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर स्थान है ही नहीं बीच में, तो फिर आप उसको कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो ठोसों में रिक्त स्थान क्या है, बहुत कम है। तो ये रिक्त स्थान क्या हो गया बच्चे, नगण्य हो जाता है या बहुत कम हो जाता है, ठीक है। रिक्त स्थान होता है क्योंकि हमने पदार्थ की प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि कणों के मध्य स्थान होगा। द्रव की बात करते हैं तो द्रव आपने देखे हैं कि उनको कंप्रेस भी किया जा सकता है, ओके, और उनमें क्या होता है, फ्लूइडिटी का गुण भी पाया जाता है। इस वजह से आप कहते हैं द्रव के कणों के बीच में रिक्त स्थान अधिक होता है, इस प्रकार। तो द्रव के कणों के मध्य रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा ज्यादा होता है। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कण दूर दूर है थोड़े, तो रिक्त स्थान पाया जा रहा है, ओके। गैस की बात करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, ओके, और इनमें जो अंतर आणविक स्थान पाया जाता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए आप क्या कहते हैं कि हवा सभी जगह विद्यमान है, या आप कहीं पर भी क्या करते हैं, अगर आपने कोई परफ्यूम की बोतल खोल दी है तो उससे क्या हो रहा है, पूरे कमरे में स्मेल जा रही है, सुगंध जा रही है, तो वो हवा के माध्यम से जा रही है, क्योंकि हवा के जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, लूजली बॉन्डेड है, या आप क्या कहेंगे कि उनके कणों के मध्य स्थान बहुत ज्यादा है। अब बात करेंगे, ये तो स्थान की बात हो गई, तो सबसे ज्यादा रिक्त स्थान कणों के मध्य कहाँ देखने को मिल रहा है, गैसों में मिल रहा है। इसी वजह से आप क्या कर रहे हैं, हवा पदार्थ है हमारे आसपास विद्यमान है, इसीलिए हम हाथों को अपना मूव कर पा रहे हैं, ठीक है, कैसे भी हम चल पा रहे हैं। वहीं अगर कोई लिक्विड होगा पानी में जिससे आप चलते हैं तो आपको थोड़ा कठिनाई महसूस होती है चलने में, तो वो किस कारण हो रहा है, क्योंकि कण अब पास पास आ गए हैं, उनके बीच में स्पेस थोड़ा कम हो गया, क्लियर है। वहीं कोई भी ठोस है तो उससे आप पार नहीं कर पाते, उससे चल नहीं पाते। आप अगर दीवार है तो उसको पार नहीं कर पाओगे ना, खाली जगह से जाओगे, यानी जहां पर हवा है वहां से जाएंगे। कोई ठोस वस्तु है तो उसको पार नहीं कर पाएंगे, तो क्यों, क्योंकि उसके कण आपस में बहुत टाइटली क्या है, बॉन्डेड है। और जब हम टाइटली बॉन्डेड की बात कर रहे हैं तो आकर्षण बल की बात करते हैं, और वो आकर्षण बल यहाँ पर सबसे ज्यादा है, यानी कि जो ठोस के कण हैं वो बहुत ज्यादा कैसे है, आकर्षण, मजबूत आकर्षण बलों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए, ठीक है। द्रव की बात करेंगे तो उसके जो कण होते हैं वो ठोस की अपेक्षा कम या दुर्बल आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। वहीं गैस के कण के बीच में तो आकर्षण बल नगण्य हो, ठीक है। तो रिक्त स्थान यहाँ सबसे कम है, इसका मतलब आकर्षण बल ठोसों के कणों के बीच में सबसे ज्यादा है, ठीक है। यहाँ आपको स्थान ठोसों की अपेक्षा ज्यादा मिलेगा और आकर्षण बल इनकी अपेक्षा ज्यादा मिलेगा, यानी गैसों की अपेक्षा, ठीक है। और इसमें रिक्त स्थान सबसे ज्यादा होता है और आकर्षण बल क्या हो जाता है, सबसे कम हो जाता है। तो ये क्या हो गए, तीन स्टेट हो गए। हमने रिक्त स्थान और आकर्षण बलों के आधार पर तीनों को क्या कर दिया है, बता दिया है, वर्गीकृत कर दिया है। These three forms of matter are inconvertible by increasing or decreasing pressure and temperature. For example, ice can be converted from solid to a liquid by increasing the temperature. क्या किस वर्ड का यूज किया उन्होंने कहा इनकन्वर्टिबल होता है। इनकन्वर्टिबल का मतलब क्या है कि आप इजीली ठोस को द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं, द्रव को गैस में कर सकते हैं, गैस को द्रव में कर सकते हैं, द्रव को ठोस में कर सकते हैं, ठीक है। और ये किसके कारण होता है, किसके इफेक्ट के कारण होता है, ये होता है आपका प्रेशर और टेम्परेचर के इफेक्ट के कारण, ठीक है। और क्या करेंगे, या तो आप प्रेशर को बढ़ाएंगे, दाब को बढ़ाएंगे, या तापमान को बढ़ाएंगे, या फिर आप दोनों ही चीजों को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और इस केस में क्या होती है, पदार्थ की अवस्थाएं बदल जाती हैं, या एक पदार्थ की अवस्था दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि अगर आपके पास आइस है, बर्फ है, और आपने क्या किया, तापमान को बढ़ा दिया, बर्फ थी आपके पास और आपने तापमान बढ़ा दिया, यानी कि गर्मी हो गई, तो बर्फ क्या करेगी, पिघलने लगेगी। तो बर्फ पानी की या जल की ठोस अवस्था थी, उससे वो पानी में परिवर्तित हुआ, यानी कि कौन सी अवस्था आ गई, जल की द्रव अवस्था आ गई। तो ठोस से द्रव में परिवर्तन हुआ, तापमान बढ़ी,
ओके, वहीं पर क्या होगा, द्रव को यानी कि पानी को आप क्या करेंगे, आप और तापमान बढ़ाएंगे तो उसका भाप बन जाता है, यानी कि अब जो आपका जल था वो द्रव अवस्था से गैसियस स्टेट में जा चुका। यहीं पर प्रेशर का क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे भाप निकल रही होती है, किसी भी बर्तन में अगर पानी उबालने रखो तो भाप बनती है, उस भाप के ऊपर ढक्कन रख दो तो वहां फिर क्या हो जाता है, भाप दोबारा से संघनित होकर के पानी का रूप ले लेती है। यानी कि ढक्कन रखने से क्या मतलब है, आपने वहां पर प्रेशर अप्लाई किया, यानी कि दाब डाला, तो दबाव बढ़ाने से गैस द्रव में परिवर्तित होता है और इस द्रव को आप और ज्यादा क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, यानी प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो ठोस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी हमारी तीनों अवस्थाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ है, इसको आप अच्छे से नोट करेंगे, फिर आगे डीप में हम तीनों स्टेट्स को पढ़ें। ओके, चलिए नोट करिए। चलिए, तो ये आपकी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, पदार्थ की अवस्थाएं। सॉलिड, जिसे आप क्या कहते हैं, ठोस, लिक्विड यानी कि द्रव, और गैस। तो पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं ये, ठीक है, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस में इस प्रकार से, अगर जल की बात करें तो जल आपको तीनों अवस्थाओं में दिखता है। ठोस में वो बर्फ के रूप में दिखता है आपको, ठीक है, द्रव के रूप में वो पानी के रूप में दिखता है। वहीं अगर आप गैस की बात करें तो वाष्प या भाप के रूप में आपको जल दिखता है। ठीक है, तो ये तीन अवस्थाएं होती हैं जल की। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं ठोस अवस्था की, जिसके बारे में आपने थोड़ा बहुत देख लिया है। तो ठोस अवस्था कैसी है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये कण है बच्चे, ये ए कण है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो इस प्रकार से जो पदार्थ के कण हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं, बहुत टाइटली बॉन्डेड हैं और आकर्षण बल बहुत ज्यादा है। वहां पर जो स्थान है बीच में वो कैसा है, बहुत कम है। देखो स्थान कम दिख रहा है आपको, ठीक है ना, स्थान नहीं है वहां पर। तो इस अवस्था में पदार्थ को क्या कहते हैं, ये ठोस अवस्था कहलाती है पदार्थ की। तो पहली अवस्था हो गई सॉलिड यानी कि ठोस। सॉलिड इज द फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर। द मॉलिक्यूल इन अ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर एंड कंटेन द लीस्ट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लीस्ट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी से क्या तात्पर्य है, कोई भी जो पदार्थ होता है उसके जो कण होते हैं वो कंटिन्यूअसली यानी कि लगातार मूवमेंट में होते हैं। अगर मैं इस पेन की बात करूं तो इसके जो कण होंगे वो लगातार क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे हैं। ठीक है ना, ठोस के कणों में वो मूवमेंट क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है। यानी कि क्या बोला है, लीस्ट बोला है। बाकी दो जो आपकी अवस्थाएं हैं उनकी तुलना में इस अवस्था में सबसे कम आपको क्या देखने को मिलेगा, गतिज ऊर्जा देखने को मिलेगी उन मॉलिक्यूल्स में या उन कणों। ठीक है, और a solid is characterized by structural rigidity and resistance to a force applied to the surface। क्या होता है ठोस में, आपने और क्या देखा है, ठोस का अपना एक कठोर स्ट्रक्चर होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है। यानी कि अगर किसी भी ठोस की बात करें, आपके पास चेयर है, टेबल है या नोटबुक है, आपका बैग हो गया स्कूल का, आपका ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, तो सब में एक रिजिडिटी है यानी कठोरता आपको देखने को मिलेगी। तो ठोस का यही क्या होता है, लक्षण होते हैं। साथ ही रिजिडिटी से क्या समझ रहे हो, रिजिड है अगर तो उसका आकार क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। और साथ ही साथ ठोसों में आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। यानी कि आकार, अगर इस पेन का शेप ऐसा है तो अगर मैं इसको कहीं भी ले जा लूं, अभी हम देहरादून में हैं, मैं इसको पौड़ी में ले जा लूं, टिहरी या फिर बागेश्वर, पिथौरागढ़, अगर कहीं भी ले जा लूं तो क्या होगा, इस पेन का जो शेप होगा ये यही रहेगा, चाहे मैं कहीं भी इसको ले जाऊं, जब तक कि परिस्थितियां कैसी हैं, सामान्य। सामान्य परिस्थितियों से क्या तात्पर्य है कि आपने उसको बहुत ज्यादा तापमान नहीं दे दिया। ये हो सकता है ना कि बहुत ज्यादा तापमान देने पर ये क्या करेगा, अपना स्टेट चेंज कर देगा, यानी पिघलने लगेगा, तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। या बहुत ज्यादा आपने प्रेशर अप्लाई नहीं किया। दूसरा, नॉर्मल जब आप इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये ज्यादा कुछ फील नहीं करता है, यानी कि ये अपने
स्ट्रक्चर में या शेप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाता है। समझ रहे हैं? यानी मैं इस पेन को दबा रही हूँ, बहुत ज्यादा प्रेशर भी अप्लाई कर रही हूँ अगर, तब भी इसमें क्या नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का चेंज नहीं है। ओके, तो ये नॉर्मल कंडीशन है, हम एक्सट्रीम कंडीशंस में नहीं ले जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि नॉर्मली ये अपना शेप भी बनाए हुए है, अपना आयतन भी बनाए हुए है, और प्रेशर को भी ये बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, प्रेशर का भी ये विरोध करता है या प्रतिरोध की तरह उसको क्या करता है, अपोज करता है। ओके, तो ठोस पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जिसकी पहचान पदार्थ की संरचनात्मक दृढ़ता और विकृति के प्रति प्रत्यक्ष अवरोध के गुण के आधार पर की जाती है। ठोस पदार्थों में उच्च यंग मापांक और अपरूपता मापांक होते हैं, और क्या होता है, इसके विपरीत ज्यादातर तरल पदार्थ निम्न अपरूपता मापांक वाले होते हैं और श्यानता का प्रदर्शन करते हैं। तो यानी कि इनमें क्या होता है बच्चे, इनमें बहने का गुण देखा जाता है ना तरल में, लेकिन ठोसों में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। साथ ही यहाँ पर आप एक और पॉइंट नोट करेंगे कि ठोसों में आकार व आयतन निश्चित होते हैं। चलिए नेक्स्ट आपकी फिजिकल स्टेट है लिक्विड यानी कि द्रव। अब लिक्विड क्या होता है, जब हमने बोला इसमें कि आपका आकार इसका किसी भी प्रकार से निश्चित नहीं होगा। आपने देखा होगा पानी को अगर इस प्रकार ग्लास में रख रहे हैं तो वो ग्लास का शेप ले रहा है, किसी और इस प्रकार के कंटेनर में अगर आप रख रहे हैं उसको तो वो उसी का शेप ले रहा है, ठीक है। या फिर किसी भी कंटेनर में आप इस बॉक्स में रखेंगे इसका शेप ले लेगा, तो उसका आकार क्या नहीं है, निश्चित नहीं है। तो द्रव का आकार क्या हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है। लेकिन अगर आयतन की बात करेंगे तो आयतन उसका निश्चित होता है। अगर ये पानी 1 लीटर है इस ग्लास में, तो अगर मैं इसे किसी भी कंटेनर में डालूं वो उस कंटेनर का 1 लीटर आयतन ही ग्रहण करेगा। समझ रहे हो? आपने सपोज ये 2 लीटर का था, इसमें 1 लीटर पानी भर लिया है। अब आप क्या करेंगे, 500 लीटर की कोई टैंक ले रहे हैं, उसमें ये 1 लीटर पानी डाल दीजिए, तब भी ये 1 लीटर आयतन ही ग्रहण करेगा, या उतना ही आयतन क्या करेगा, कवर करेगा। तो आयतन तो निश्चित हो रहा है द्रवों का, लेकिन आकार की बात करेंगे तो आकार क्या हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है। ये जिस भी कंटेनर में डाले जाते हैं उसका आकार ग्रहण कर लेते हैं। ओके, तो आपका आकार अनिश्चित लेकिन आयतन कैसा है, निश्चित है। ओके, अ लिक्विड इज अ नियरली इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड दैट कन्फर्म्स to the shape of its container but retains a constant volume independent of pressure. As such, it is one of the 4 fundamental states of matter and it is the only state with a definite volume but no fixed shape. ओके, इसी की बात की हमने कि आकार निश्चित है लेकिन आयतन अनिश्चित है। यहाँ पर 4 फंडामेंटल आपके स्टेट की बात की गई है, यहाँ पर 4 आपके फंडामेंटल स्टेट्स की बात की गई है। तो चौथा स्टेट आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम फिलहाल 3 ही स्टेट की बात करेंगे। द्रव एक लगभग असंपीडित तरल पदार्थ है जो इसके कंटेनर के आकार के अनुरूप होता है लेकिन दबाव से स्वतंत्र स्थिर मात्रा को बनाए रखता है, यानी कि बिना प्रेशर के ये क्या करेगा, एक आयतन अपना बनाए रखता है। जैसे यह पदार्थ की 4 मूलभूत अवस्थाओं में से एक है और एक निश्चित आयतन वाली एक मात्रावस्था है लेकिन कोई निश्चित आकार नहीं है, ठीक है। तो इसका यानी आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित है। चलिए नोट करेंगे। तो द्रव अवस्था में आपने जल देखा है, ऑयल आपने देखा होगा, ठीक है, या फिर आपने कोल्ड ड्रिंक्स देखी हैं, चाय कॉफी, ये सारी क्या है, लिक्विड स्टेट्स हैं। ओके, और आप कहते हैं कि ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आपका मरकरी आता है। ऐसी कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, सामान्य तापमान की बात कर रहे हैं तो वहां पर ब्रोमीन आता है आपका। ओके, चलो नेक्स्ट स्टेट क्या है, गैसियस स्टेट, ठीक है।
तो गैस कौन सी अवस्था है? जब आपने कहा कि पदार्थ के कणों के बीच में स्थान अब ज्यादा हो जाएगा और जो आकर्षण बल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा है कोई भी गैस है उसका ना तो आकार निश्चित है ना ही आयतन निश्चित है, यानी कि ये जिस भी कंटेनर में डाले जा रहे हैं उसको पूरा ही कवर कर रहे हैं। इसीलिए आपने क्या कहा कि एक कोने में अगरबत्ती जलाई गई, लेकिन वहां से उसको जितना भी खुला स्पेस मिला, जितना उसके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल जो ट्रैवल कर सकते थे, उन्होंने वहां तक ट्रैवल किया। इस वजह से आपने क्या कहा कि इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगी, यानी कि इनके पार्टिकल्स में मूवमेंट बहुत ज्यादा होगा। इसी वजह से क्या कर रहे हैं, हवा के कण बहुत दूर तक विचलित हो रहे हैं। ठीक है, तो गैस इज अ स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज नो फिक्स्ड शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस एक ऐसी अवस्था है जिसमें उसका जो पदार्थ है ना तो उसका आकार निश्चित होता है, नो फिक्स्ड शेप यानी कि आकार निश्चित नहीं है, साथ ही साथ नो फिक्स्ड वॉल्यूम यानी कि आयतन भी निश्चित नहीं है। गैसेस हैव अ लोअर डेंसिटी देन अदर स्टेट ऑफ मैटर। जब आप घनत्व की बात करते हैं तो ठोसों का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, रिलेटिवली ठोसों के कंपैरिजन में द्रव का जो घनत्व होगा वो कम होगा, और सबसे कम जो घनत्व होता है वो गैसों का। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि पदार्थ की कौन सी अवस्था, गैसियस स्टेट में जो घनत्व होता है वो सबसे कम होता है, सच एज सॉलिड एंड लिक्विड, जबकि लिक्विड और सॉलिड का क्या होता है, ज्यादा होता है कंपैरिजन में। देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स विच हैव अ लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड आर नॉट पर्टिकुलरली अट्रैक्टेड टू वन अनदर। ठीक है, हमने क्या बोला कि आकर्षण बल जो होता है वो बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि आप उसको नगण्य मान लेते हैं, या फिर आप क्या कहते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में वो आकर्षण बल है ही नहीं। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, इसीलिए हम इजीली, हवा के कण तो यहाँ भी हैं, यहाँ सभी जगह विद्यमान है ना, लेकिन वो इतने दूर दूर हैं कि हम अपने हाथों को इजीली क्या कर पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं। ओके, तो गैस पदार्थ की ऐसी अवस्था है जिसका कोई निश्चित आकार और कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। ठोस और तरल जैसे पदार्थ की अन्य अवस्थाओं की तुलना में गैसों का घनत्व कम होता है। कणों के बीच में बहुत अधिक खाली जगह या खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, जिनमें बहुत अधिक गतिज ऊर्जा होती है और विशेष रूप से एक दूसरे के प्रति आकर्षित ये नहीं होते। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से। तो हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस यानी कि ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं को अच्छे से पढ़ लिया है। प्रश्न आएगा कि तीनों में अंतर लिखिए, तो उसको आपने स्थापित करना है कि अंतर किस प्रकार से आप बताएंगे। ओके, चलिए नोट करिए। चलिए, तो इस प्रकार से अब हम डिफरेंसेस की बात करेंगे, यानी अंतर क्या क्या होंगे ठोस, द्रव और गैसेस में। तो प्रॉपर्टी एक साइड आप गुणों की बात करेंगे, गुण क्या क्या है। ठीक है, और आपने 3 कॉलम बना लिए हैं, ठोस के लिए, द्रव के लिए और गैस के लिए। ओके, इस प्रकार गुण क्या है, शेप और वॉल्यूम यानी आकार और आयतन। सॉलिड का क्या होता है, निश्चित होता है। लिक्विड में शेप अनिश्चित हो जाएगा, यानी आकार अनिश्चित है लेकिन आयतन निश्चित होगा। ठीक है, यहाँ दोनों में से कुछ भी निश्चित नहीं होगा, यानी गैस। एनर्जी की बात करेंगे, सॉलिड लोएस्ट होते हैं, लिक्विड में मीडियम और गैसों में हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, इसीलिए जो आपके पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा मूव कर रहे हैं गैस के केस। ओके, कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे, इसको कंप्रेस करना डिफिकल्ट है क्योंकि ये सॉलिड है। लिक्विड को मीडियम रेंज में आप कंप्रेस कर सकते हैं, यानी संपीड़ित कर सकते हैं। प्रेशर अप्लाई करेंगे, दबाएंगे उसको तो कंप्रेस हो जाएगा। हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी गैस में देखी जाती है, इसीलिए जो एलपीजी सिलेंडर है वहां पर गैस को रखा गया है, परफ्यूम्स है वहां छोटे सिलेंडर्स में गैस को रखा गया है, तो कंप्रेस कर सकते हैं उनको, बहुत ज्यादा इजीली कंप्रेसिबल है, इस वजह से क्या कर रहे हैं, उनको कंप्रेस कर रहे हैं। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, ठोसों में क्या होता है, रेगुलर होता है, क्लोजली अरेंज होते हैं, इसीलिए एक डेफिनिट शेप है, जबकि इनमें रैंडम और लिटिल स्पेसली अरेंज रहते हैं, इसीलिए इनमें फ्लूइडिटी का गुण पाया जा रहा है। या एक शेप इनका फिक्स नहीं है, आकार निश्चित नहीं। रैंडम और मोर स्पार्सली अरेंज, इसीलिए न तो आकार निश्चित है न ही आयतन निश्चित है। फ्लूइडिटी का गुण, कैनॉट फ्लो, ठोस बहते नहीं है, इनमें बहने का गुण पाया जाता है लेकिन सिर्फ ऊंचाई से नीचे की ओर,
ऊंचे स्थान से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर बहने का गुण इनमें पाया जाता है, जबकि फ्लोज इन ऑल डायरेक्शन, गैसेस क्या करती हैं, किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। इसीलिए अगर परफ्यूम की बॉटल आपने नीचे फ्लोर पे रखी हुई है, वहां पर भी खोली है, तो स्मेल आपकी नाक तक ऊपर आ ही जाएगी। तो क्यों, क्योंकि जो क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर परफ्यूम की बॉटल खोलूं तो आगे को भी स्मेल जाएगी, पीछे को भी जाएगी, लेफ्ट राइट सभी डायरेक्शन में स्मेल जाएगी। क्यों, क्योंकि हवा जो है वो चारों डायरेक्शन में क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। ओके, देन मूवमेंट की बात करेंगे तो सॉलिड में मूवमेंट क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, यानी नगण्य होता है, डिपेंडिंग ऑन इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, यानी कणों के मध्य जो आकर्षण बल है उस पर डिपेंड करेगा तरल का। और यहाँ गैस में फ्री, कांस्टेंट एंड रैंडम मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। फ्री है पार्टिकल मूव करने के लिए किसी भी डायरेक्शन में, रैंडमली कहीं भी मूव कर रहे हैं, और कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, यानी लगातार उनमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ओके, देन इंटर पार्टिकल स्पेस, जिसकी बात सबसे पहले की, यानी कि जो कणों के मध्य में स्थान है उसकी बात कर रहे हैं, वेरी लेस, बहुत कम है, इसीलिए हम ना तो इसको संपीड़ित कर पा रहे हैं, ना ही हम इसीलिए इसको क्या कर पा रहे हैं, ब्रेक कर पा रहे हैं, ना ही हम इसके बीच से चल पा रहे हैं। ओके, यहाँ पर जो इंटर पार्टिकल स्पेस आता है लिक्विड में, वो थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स, और द्रवों की, गैसों की तुलना में द्रव में वो स्थान क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो गैसों में क्या हो गया, स्थान सबसे ज्यादा, द्रवों में वो स्थान गैसों की तुलना में कम हो जाता है। ओके, तो गैसों में लार्ज, सबसे ज्यादा क्या है, अंतर आणविक स्थान पाया जा रहा है। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन की बात करेंगे, यानी आकर्षण बल सॉलिड में सबसे ज्यादा है, लिक्विड में कम है, और गैसेस में सबसे कम है, या नगण्य आप बोल सकते हो। डेंसिटी, घनत्व की बात करेंगे, ठोसों में सबसे ज्यादा घनत्व है, इनका घनत्व कम है, और गैसों का घनत्व सबसे कम है। रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करेंगे, इनका डिफ्यूजन नहीं होता है, नेग्लिजिबल, नगण्य है। इट डिपेंड्स ऑन इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स पे डिपेंड करेगा कि कितना विसरण होगा, और यहाँ सबसे ज्यादा विसरण देखने को मिलेगा। ओके, तो होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी टॉपिक जो हमने देखे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई डाउट होगा मन में, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।